वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और आपको पता ही है जो मैथ सक्सेस पॉइंट को ज्वाइन करेगा उसको कभी मैथमेटिक्स में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं जानता हूं मैथमेटिक्स में बच्चों को कहां पर किस स्टेप पर किस पॉइंट पर प्रॉब्लम आती है। ओके, इसीलिए यही कारण है मैंने क्लास 9 को भी इंक्लूड किया, क्लास 9, 10, 11, 12। क्योंकि 9 में जो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा हो जाएगा और 10 में भी अच्छा होगा, 11 में अच्छा होगा, 12th में भी अच्छा होगा। और स्पेशली यदि मेरी क्लास ज्वाइन करेगा तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा तो डिटर्मिनेशन रहता है कि माय सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड बी गुड वन। ओके, लेकिन क्या है, यू मस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन? रेगुलर स्टडी, रेगुलर वाचिंग ऑफ माय वीडियोस, देयर शुड नॉट बी एनी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। क्या है, अपने साइकिल देखिए, मोटरसाइकिल चेन से चलती है और चेन के 2-4 पार्ट आप रिमूव कर दीजिए, जरा मुझे बता दीजिए, फिर उसके बाद साइकिल चल जाएगी, आपकी बाइसिकल चल जाएगी। बाइसिकल नहीं चलने वाली, मोटरसाइकिल भी नहीं चलने वाली, गाड़ी वहीं रुक जाएगी आपकी। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इन मैथमेटिक्स। आप 1-2 क्लास छोड़ दीजिए, 3 क्लास छोड़ दी तो चौथे दिन जब आप क्लास अटेंड करने जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, वेरेवर इट में भी, या फिर ऑफलाइन आप अटेंड करेंगे, तो आपकी समझ में आने वाला नहीं है। आपको बीच का जो गैप है वो पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, देन ओनली यू मे अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। और यही कारण है कि बच्चे क्या है, घर में माता पिता को धोखा देंगे मैं प्रिटेंडिंग बहानेबाजी करेंगे कि मैं तो सिर में दर्द है, बुखार है, चलिए ठीक है बेटा बाद में चले जाना। 2-4 दिन का गैप हुआ, फिर वो ट्यूशन में जाएगा, स्कूल में जाएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा, फिर इधर उधर छटपटाएगा, अपने साथियों से कांटेक्ट करेगा क्या कराया था, जब तक उसका फिर आगे सिलेबस वो बढ़ता चला जाता है। इनके एक बर्डन बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। फिर क्या, कॉपी करना शुरू कर देता है। जब होमवर्क की कॉपी मांगी जाती है ना, तो कॉपी करना शुरू कर देता है, उल्टा सीधा लिखता है, उसे पता ही नहीं है उसमें क्या लिखना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 37 ईयर्स में मैंने कॉपी चेक की और किया क्या है मैथमेटिक्स और पढ़ाया बच्चों को। तो इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी गैप मत कीजिए। There should not be any kind of gap. Practice regularly, watch my videos regularly, और फिर मैं गारंटी लेता हूं मैथमेटिक्स में आप अच्छे हो ही जाएंगे। Come to the main point. लेकिन थिंग इज दैट, भाई आपके फ्रेंड्स को भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, या उनको बेनिफिट नहीं दोगे? क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड बी परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। लेकिन परफेक्ट तो आपको पता ही है तभी बनेगा ना जब हमारे टच में आएगा। और टच में कब आएगा? इफ यू विल शेयर लाइक माय वीडियोस एंड यू विल शेयर माय वीडियोस, यू विल प्रेस द आइकन so that my video will reach to you as early as possible and subscribe my channel. Okay, let us start the important topic, that is factor theorem. इस factor theorem में तो स्टूडेंट बहुत डिफिकल्टीज फील करते हैं, they are unable to understand। और मैं इतनी अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा, you see carefully I will discuss in a easiest way by taking the example. Let me take if factor theorem। if मैं एक पोलिनोमियल ले रहा हूं, if ए पोलिनोमियल px, लेकिन क्या होना चाहिए उसकी डिग्री? मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका, पहले ही बता दिया मैंने। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है, वही तो लीनियर पोलिनोमियल होती है। तो इसलिए हम जो डिग्री लेंगे, डिग्री को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, ठीक है। आई विल रिप्रेजेंट इट बाय द n। px इज ए पोलिनोमियल, इस डिग्री किसकी डिग्री? px की डिग्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 if a polynomial px and its degree is, what is that? Greater than or equal to 1. Okay, and you will have to take, and a small a is any real number। रियल नंबर की जो डेफिनेशन मैंने बहुत ज्यादा, रियल नंबर मैंने सबसे पहले इसी की वीडियो डाली है, रियल नंबर सिस्टम की वीडियो डाली हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट उसमें याद नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। तो सबकी वीडियो डाली है, उनको देख लीजिए। रियल नंबर, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट इज नोन एज द रियल नंबर। तो हमने एक रियल नंबर लिया है, दैट इज ए। ओके, अब हम क्या करेंगे? देयर विल बी 2 कंडीशन। पहले मैं जीरोज में भी बता चुका, जीरो और फैक्टर मैंने रूट्स मैंने निकाले थे ना, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन निकाले थे, दैट इज वाई। उसको देखिए आप जीरोज को, कब होता है जीरोज?
1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ व्हाट x माइनस 1। तो x के स्थान पे 1 रखते थे ना, तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। देखिए मैं फिर से उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। अब देखिए मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूं। अच्छा चलिए, उसके बाद लिखूंगा px इज इक्वल टू मोनो, ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। और मैं यहां पे देखता हूं p के x के स्थान पे 1 कर देता हूं 0। तो 1 क्या है? 1 इज ए जीरो ऑफ px, इसकी 0 हो गई। 1 है, देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया ना। तो इसकी 0 जब निकालोगे कैसा? x माइनस 1 विल आल्सो बी 0, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। px का 0 क्या है? 1। ओके, ये डिटेल में डिस्कस कर चुका। आज तो मैं केवल फैक्टर थ्योरम डिस्कस कर रहा हूं, तो उसको देखिए हम क्या करेंगे फैक्टर थ्योरम में। इसको मैं हटा देता हूं। फर्स्ट पार्ट x माइनस a दैट इज रियल नंबर। जैसे मैंने x माइनस 1 लिया है, a के स्थान पर 1 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, आप कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं इसके स्थान पर। इज ए फैक्टर, किसका फैक्टर होगा भाई? देखिए फैक्टर किसका फैक्टर होगा? फैक्टर ऑफ px का फैक्टर होना चाहिए x माइनस a। कब होगा इसका फैक्टर? px तो पोलिनोमियल आपने ले लिया, कब होगा ये इसका फैक्टर? ओके, देख लीजिए यहां पर, इफ कंडीशन इज देयर pa विल बी इक्वल टू 0। जैसे मैंने a के स्थान पे 1 लिया था ना अभी, और p1 की वैल्यू कितनी आ गई थी? 0 आ गई थी ना। तो x माइनस क्या हुआ? x माइनस 1 दैट वाज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है भाई, उसी तरह से हम यहां देखिए x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 के स्थान पे a आ गया। ठीक है भाई, सेकंड केस ले लीजिए, इसी का सेकंड केस, दोनों साइड में इफ pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। दोनों साइड में बता दिया, ये तो इसकी कैलकुलेशन अभी की है मैंने। इफ pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 1 इज x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इफ pa इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा भाई? देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। px का फैक्टर हो जाएगा। दोनों साइड में आप ले सकते हैं, दोनों साइड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज वाई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये इसका फैक्टर होगा ही होगा। अब मैं क्या करूंगा? रिमाइंडर थ्योरम ले लेता हूं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिमाइंडर थ्योरम, इट विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में भी मैं दो चीजें बताऊंगा आपको। आई विल टेल यू द 2 थिंग्स इन द रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन क्या होता है उससे पहले एक चीज बता देता हूं। ये बताइए मुझे, 7 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं। देखिए यही चीज लिखूंगा। चलिए इसको मैं यहां ले लेता हूं। लेट मी टेक, देखिए 7 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, ये तो जानते हो ना, इजीली यू कैन डिवाइड। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डिवाइड? 3 टाइम्स 6। रिमाइंडर बताइए क्या आ गया? 1। तो अब क्या लिखते हो? 7 की वैल्यू कैसे लिखते हैं आप? डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो 7 हो गया क्या? ये डिवाइजर हो गया हमारा, ये कोसेंट हो गया, रिमाइंडर क्या है? देखिए रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। तो ये लिखूंगा मैं। सपोज एक पोलिनोमियल है px और पोलिनोमियल को आपने डिवाइड किया है x माइनस a से। ओके, देखिए x माइनस a से किसको डिवाइड किया? देन यू गॉट कोसेंट बाय qx, और रिमाइंडर क्या आ गया भाई? pa रिमाइंडर आ गया, सपोज pa। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग लिखा मैंने भाई, देख लीजिए इसी के अकॉर्डिंग। तो मुझे बता दीजिए px जो डिविडेंड है ना 7 किसके इक्वल होगा? px किसके इक्वल होगा बताइए? px बताइए x माइनस a इंटू qx और प्लस pa रिमाइंडर आ गया। यही तो है रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम। ये आपको याद रहना चाहिए, ये याद रहना, मैंने इसीलिए बताया आपको, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। लेट मी रिमूव, इसको मुझे रिमूव करने दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, और इसको बार बार देखना आपको, रिमाइंडर थ्योरम को। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास? px विल बी इक्वल टू दिस वन, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा भाई। ओके, px x माइनस a qx एंड प्लस pa लाइक दैट। ओके, लेट मी राइट 2 कंडीशंस इन द रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट केस क्या होगा भाई? फर्स्ट केस में बताइए, इफ pa विल बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज 0। किसकी वैल्यू बोल रहा हूं भाई? देखिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 कब हो सकती है बताइए? 6 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया भाई,
भाई 6 आ गया, रिमाइंडर इज 0। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 6 किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 3, और रिमाइंडर क्या है? 0। यानी कि पी ए तो 0 आ गया ना। यहां देखिए, तो यहां पे क्या है? अब मुझे बता दीजिए 2 इज ए फैक्टर ऑफ 7। 2 7 का फैक्टर है क्या? नो, 2 इज नॉट ए 7 फैक्टर, देयर विल बी द रिमाइंडर, अभी मैंने बताया था। बट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 3, 3 के अंदर आता है, सॉरी 6, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6 आता है ना, इसलिए तो रिमाइंडर 0 आ गया आपका। लाइक दैट, इफ रिमाइंडर इज 0 then what will happen? Try to understand. If the remainder will be 0 then what will happen? Then px की वैल्यू बता दो जरा क्या हो जाएगी? Then px कितना होगा भाई? रिमाइंडर को 0 कर दीजिए, बाकी px ही आएगा a इंटू qx। इसको मैं हटा देता हूं भाई, ठीक है? qx, ये qx आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्लियरली। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो px की वैल्यू आ जाएगी भाई, देख लीजिए। ओके, एंड व्हाट यू विल से देन? x माइनस a इज ए फैक्टर, जैसे मैंने बताया 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6 बताया था ना अभी अभी। तो देयरफॉर सो देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर आ गया भाई, याद रखना। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो रिमाइंडर जब 0 आया तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर आ गया, क्योंकि pa 0 आ गया। अच्छा, इसका सेकंड केस लिख लीजिए भाई, इसी का सेकंड केस लिख लेंगे, इसी से ही। See carefully, that is a very important thing I am discussing. If, अब देखिए उल्टा करूंगा मैं इसको, x माइनस a इज ए फैक्टर, x माइनस a इज ए फैक्टर, किसका फैक्टर है भाई? इज ए फैक्टर ऑफ px। यदि px का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए भाई? फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए। देन व्हाट विल हैपन? देन pa should be equal to 0. pa should be equal to 0. ओके, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, दोनों साइड से याद रखना है। ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 निकाल दीजिए, ठीक है, 0 आ जाएगा। और रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर निकाल दीजिए, प्रूव कर दीजिए कि इसका फैक्टर है। रिमाइंडर 0 रख करके आप प्रूव कर सकते हैं कि द गिवन पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल जिसके लिए आप निकालते हैं। ओके, दीज टू थिंग्स यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन मैंने अभी भी बताया था आपको px, देखिए px की वैल्यू आपने क्या लिखी थी? अब देखिए यहां पर x माइनस a और qx, ठीक है, प्लस pa, ठीक है। और मैंने क्या बताया, यहां देखिए ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है ना। फैक्टर होने का मतलब क्या है? pa 0 होना चाहिए ना, pa तो 0 होना चाहिए। ये फैक्टर होने से क्या होगा भाई? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? pa यदि 0 होगा, देखिए यहां पर pa will be equal to 0, ठीक है। तो क्या होगा? x माइनस a will be equal to 0 means x is equal to a होगा ही होगा, तभी तो इसका फैक्टर होगा। 0 जैसे निकाला था, जीरोस क्या होगा? a is the 0 of the polynomial, what polynomial? px। a इसका 0 है ना, तो x के स्थान पे क्या रखोगे आप? x के स्थान पे क्या रखोगे बताइए भाई? ये तो 0 हो ही गया आपका, वो तो हमने लिख दिया वहां पे, pa 0 होगा तभी तो इसका फैक्टर होगा। और इसका फैक्टर होगा तो x के स्थान पे क्या रखेंगे? एट x is equal to a 0 of px, क्योंकि इसका फैक्टर है तो ये इसका 0 हो गया, तो x के स्थान पे लिख लीजिए भाई a माइनस a इंटू क्यू ए, और a माइनस a दैट इज 0 मीन्स, और इसके स्थान पे तो pa रखेंगे ना, pa। तो pa की वैल्यू क्या आ गई? ये मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, 0, pa will be equal to 0. If x minus a is the factor of the given polynomial, then remainder will be 0. Okay, very important thing I am telling you, I am discussing with you. Okay, तो इसलिए इसको समझिए रिमाइंडर थ्योरम को। मैंने आपको फैक्टर थ्योरम भी बता दी और रिमाइंडर थ्योरम भी बता दी। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों को। 2 मेथड से निकालूंगा एक क्वेश्चन को। कैसे? एक तो फैक्टर थ्योरम यूज करके, और एक बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, दोनों चीज यूज करूंगा भाई। देखिए, तो इसलिए इसको हटा देता हूं मैं, लेकिन ये याद रखना कंडीशन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये याद नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। यही फैक्टर थ्योरम है हमारी। सबसे पहले अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेट मी टेक द क्वेश्चन। मैंने बताया था क्वेश्चन तो आप अपने आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। लेट मी
question. Let me take the question. Factorize x square minus 7x plus 12. This is a polynomial by using splitting or by splitting the middle term. Very important question is there. By splitting the middle term. ठीक है, मिडिल टर्म कौन सी है इसमें जरा बता दो ना मुझे। 7 है मिडिल टर्म, उसको स्प्लिट करेंगे हम। लेकिन उसको स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यू मस्ट हैव टू सी। लेट मी टेक द टू नंबर सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन इफ a and b, these are the two numbers, रियल नंबर आर टू नंबर। ठीक है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 12। जब इसका फॉर्मेशन करते हैं सम कितना होना चाहिए भाई? a प्लस बी। इसी को लेते हैं हम लोग, सम इतना होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा इतना होना चाहिए। ओके, चलिए तो सम कितना होना चाहिए भाई? देखिए लिख देता हूं, ऐसे इसकी आवश्यकता नहीं है। सम कितना होना चाहिए? -7 या 7 ले लीजिए, नेगेटिव साइन तो उसमें रहेगा। और भाई प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ओके, अब मुझे बता दीजिए 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 12। देखिए फैक्टर्स ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स बताएंगे भाई, फैक्टर्स ऑफ 12। मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, स्टूडेंट फील डिफिकल्टी हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। उसमें काउंटिंग करते रहते हैं कि इसके क्या फैक्टराइजेशन करें। मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट तो क्या है हमारे पास? 1 है। 1 into 12 दैट इज 12। ओके, ए बी मैंने क्यों लिया है? यू कैन कंपेयर विद दिस क्वेश्चन। a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर कर सकते हैं। और c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ b a एंड b, दोनों का, इसका और इसका, c का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? a b। मतलब ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया आपको, नहीं तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a x स्क्वायर, यहां पर क्या आ गया? a प्लस b, और यहां पर a b दोनों का प्रोडक्ट। ओके, लाइक दैट यू कैन टेक। या फिर इसको ऐसे भी मत लिखिए, इससे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप केवल वही लिखिए x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस a, लाइक दैट। अब तो समझ में आ जाएगा। सम कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 7। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ओके, नाउ चलिए फैक्टर्स बता दो। फैक्टर्स ऑफ 12 आर, एक तो 1 हो गया, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। ठीक है, अब हमें बताइए ये क्या है? जैसे जीरोज आपने निकाला था, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन कौन सा होता है? इसको मैं px ले लूं, px एज्यूम करूं। देखिए px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसमें देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देखिए 1 2 3, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6, जो वैल्यू आई है सबको सब्स्टिट्यूट करके देखिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे सपोज 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। चलिए 1 स्क्वायर माइनस 7 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 प्लस 12, और कितना हो गया? 8 सॉरी ये होगा 13 माइनस 7, दैट विल बी इक्वल टू 6। 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? नो, इट इज नॉट ए जीरो। जीरो क्या क्या होगा फिर बता दीजिए जीरो। चलिए अब मैं 3 ले लेता हूं यहाँ पे, 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट थिंग, रफ वर्क करता रहा हूं। देखिए 9 माइनस 21 प्लस 12, और 21 माइनस 21 इट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की क्या है? 3 जीरोस। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 3। ठीक है ना? अब ये x माइनस 3 क्या हो गया? ये तो आ गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल। चलिए मैं इसको जनरेट करता हूं, x माइनस, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसकी जीरोस बता दो क्या होगी? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, यानी कि x के स्थान पर 3 रखोगे ना तो फिर 3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, सपोज 6 ले लो, 6 ले लो, 6 के लिए भी ऐसे ही आएगा। तो अब यहाँ पे 6 रखोगे, देखिए और कोई नहीं है, केवल 3 आएगा, 4 आएगा। 6 और 1 और 6 2 रखोगे, नहीं आने वाला। ओके,
दैट इज वाई यू कैन प्रूव बाय यूजिंग दिस मेथड 1 2 3 4 6 whether these are zeros of the polynomial or not. तो हम आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं, केवल 3 और 4, क्योंकि इन्हीं का प्रोडक्ट 12 होगा, इन्हीं का सम 7 होगा. ओके, ये पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं पॉसिबल फैक्टर्स लिख करके इसको चेक कर सकते हैं. नाउ यू कैन चेक द थिंग्स. लेट मी टेक, अब क्या करें भाई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, लेट मी टेक, वही चीज करूंगा जो वहां पे किया था. फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, कौन कौन से लूंगा मैं, P3 पोलिनोमियल में, दैट इट इज Px. इसको मैंने Px अज्यूम कर लिया. चलिए अज्यूम कर देता हूं, कभी आप लोग यू विल फील डिफिकल्टी. लेट इट इज इक्वल टू x² - 7x + 12. ओके, एट 3 रख दीजिए यहाँ पर, 3 भी है ना इसमें, 3 रखिए, 3² अभी मैंने बताया था, एंड +12 कितना आ गया भाई, 21 - 21 दैट विल इक्वल टू 0. एक तो 3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, 3 भी है भाई, और एक मैंने क्या बताया 4 से चेक कर लीजिए, 4² - 7 × 4 एंड +12 कितना आ गया भाई, 16 - 28 एंड +12. ओके, 28 - 28 इट विल बी इक्वल टू 0. देखिए 3 और 4 दीज आर द जीरोज ऑफ दिस वन. तो क्या होगा भाई यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, px का फैक्टर आ गया भाई, लीजिए. और यहाँ पे क्या है, 4 आया ना, तो x - 4 हो जाएगा. x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ px. तो 2 फैक्टर आ गए px के. आपके पास 2 फैक्टर px के आ गए, कौन कौन से आ गए, x - 3 as well as x - 4. These are the 2 factors of it. Then what does it mean? क्या करेंगे आप भाई, जीरोस तो आपने प्रूव कर दिया. ओके, यू हैव प्रूव्ड द जीरोस. ये मैंने इजीएस्ट चीज बताई है आपको, ठीक है. फैक्टर थ्योरम में भी इसी को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने यहां पे क्या किया, ये जीरोस निकाल दिया, ठीक है. और फैक्टर थ्योरम में इसको यूज करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बिना फैक्टर थ्योरम आप नहीं निकाल पाएंगे. क्योंकि मैंने क्या लिया, यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं. अब केवल ये तो फैक्टर थ्योरम की मैंने चीज बता दी. अब मैं केवल डायरेक्ट लूंगा जिससे हम स्प्लिट करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके और उसको निकाल सके. ठीक है भाई, देखिए तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए इसमें, 3 एंड 4. पेयर ऑफ फैक्टर्स आर, कौन कौन से लेंगे भाई, जो अभी मैंने बताए थे, फैक्टर्स ऑफ 12 बताए थे ना. फैक्टर्स ऑफ 12 आर, आप ले लीजिए 1 2 3 4 और 6. तो कौन कौन से हैं, 3 एंड 4. दीज आर द 2 फैक्टर्स. ओके, नाउ यू सी द थिंग्स. अब 3 और 4 दीज आर द फैक्टर्स. ओके, दैट इज द पेयर. ये एक पेयर ले लिया हमने, क्योंकि इन्हीं का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 विल बी 12. तो हम क्या लेंगे भाई, यहां पे बता दो सम कैसे निकालोगे, सच दैट, ये क्यों लिया आपने, सच दैट ये 3 4 ही क्यों लिया है, क्योंकि a + b विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 + 4 इज इक्वल टू 7. सम तो किसके इक्वल आ गया, 7 के आ गया भाई, देखो 3 4 लिया है. और प्रोडक्ट 3 × 4, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल आ गया, 12 के इक्वल आ गया. तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर अब देखिए x² - 7x + 12 क्या रखूंगा इसके इक्वल. अब बताइए, x² - 7 को मैं क्या करूंगा, 3 + 4 रख दिया मैंने. लीजिए, अब मैंने देखिए स्प्लिट कर दिया भाई मिडिल टर्म 7, क्योंकि 4 × 3 12 के इक्वल आ गया. हाँ जी, बता दो इसमें. अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -3x और -4x और +12. यहाँ पे बता दो फर्स्ट 2 टर्म में क्या चीज कॉमन है भाई, x - 3. और यहाँ पे -4 कॉमन है. देखिए -4 को मैं बाहर ले लूंगा, -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो क्या आएगा, x - 3 बचा ना, 4 आपने बाहर ले लिया, 12 को 4 से डिवाइड कर दो. अब इसमें देखो x - 3 यहाँ भी, x - 3 यहाँ है, यू टेक इट आउट. क्या बचेगा, x - 4 बचेगा ना, x - 4. दीज आर द फैक्टराइजेशन ऑफ 7x + 12. यही इसके फैक्टराइजेशन है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके, इसमें बीच में मैंने फैक्टर थ्योरम की भी कुछ थोड़ी सी कंडीशन बता दी थी. अब लेकिन सेपरेटली मैं सॉल्व करूंगा. ये क्या होगा, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म.
ओके, अब फैक्टर थ्योरम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? चलिए, सेम क्वेश्चन बाय फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम तो मैंने बता दिया भाई आपको, अभी पता है। फैक्टर थ्योरम याद रखना भाई, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अब उसमें फैक्टर थ्योरम के लिए यू मस्ट हैव टू सी, अब 2 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयर विल बी 2 zeros ऑफ इट, 2 जीरो होंगे ना, तो किसकी फॉर्म में हो सकता है? x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12, इट विल बी इक्वल टू x माइनस ए और x माइनस बी। 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 2 फैक्टर मतलब 2 zeros, देयर विल बी 2 zeros, 2 रूट्स और 2 zeros ऑफ इट। तो क्या होना चाहिए भाई? a और b, मैंने पहले ही बता दिया भाई, प्रोडक्ट तो आपका किसके इक्वल होना चाहिए? 12 के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ए बी किसके इक्वल है? 12 है आपका। अब फैक्टर्स निकालिए, बताइए फैक्टर्स क्या हैं इसके? फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 और क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई? 1 2 3 4 और 6, दीज आर द फैक्टर्स। वही चीज बताऊंगा जो अभी वैसे बता चुका, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग। जहां मैं कैलकुलेशन कर रहा था वहीं पर मैंने बताई थी इसकी चीज को, तो इसलिए अब मैं पहली चीज लेता हूं फर्स्ट। अभी बताया था मैंने, सबसे पहले 3 ले लेता हूं, क्योंकि इसमें केवल 3 और 4 ही हैं जिसमें रखने से आपका रिमाइंडर 0 आएगा, पीए 0 आ जाएगा। पीए बताया था ना फर्स्ट केस क्या बताया था? इफ पीए इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ इट, बताया था ना। वही चीज लूंगा मैं। देखिए भाई, अब मैं यहां ले लेता हूं x इज इक्वल टू 4 लूंगा वैल्यू, या 4 ले लीजिए, केवल 4 पर वैल्यू ले लीजिए। P4 P3 ले लीजिए, क्योंकि पहली वैल्यू 3 है, फर्स्ट वैल्यू इज 3। लेकिन px क्या लिया हमने? दिस इज px, इट इज px, इसको px ले लिया, इसके इक्वल लीजिए। ओके, P3 मींस यहां देखिए भाई, 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 एंड प्लस 12, किसके इक्वल आ गया भाई? 9 माइनस 21 प्लस 12, किसके इक्वल आ गया? 21 माइनस 21, ऑलरेडी आई टोल्ड यू 0। तो क्या हो गया भाई? रिमाइंडर इज 0, बाय द रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या हो गया? यहां पे मैं लिख देता हूं 3x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर आ गया, यानी कि x प्लस a के स्थान पर a की वैल्यू 3 है, यहां पर देख लीजिए। सेकंड केस, अब मैं 4 लिख लेता हूं, 4 लिख करके देखिए क्या वैल्यू आती है? 4 स्क्वायर, जहां पे x है वहां पर 4 लिख दीजिए, 7 इंटू 4 और यहां पर 12, कितना आएगा भाई? 16 माइनस 28 एंड प्लस 12, ये भी 28 ही आ गया, 28 माइनस 28, व्हाट डज इट मीन? 0। इसका मतलब क्या आ गया? देयरफॉर x माइनस 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ, बाय द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर ऑफ px। देखिए 2 फैक्टर आ गए बाय द फैक्टर थ्योरम, बताया था मैंने रिमाइंडर, ये मेथड है, आपको रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, ये रिमाइंडर हो गया, दैट इज द रिमाइंडर। If x minus 3 is a factor of px, then it is a factor of it, and you are getting the remainder 0. यदि ये फैक्टर है px का, तो रिमाइंडर 0 होगा ही होगा, और यदि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा ही होगा। इजीली समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। दोनों साइड हो सकती है, P3 रिमाइंडर है, ये 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा, और ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। ओके, देन व्हाट डज इट मीन? व्हाट विल बी द फैक्टराइजेशन? तो यहाँ पे क्या रखेंगे? x माइनस a के स्थान पे 3 रखेंगे, b के स्थान पर 4 रखेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया भाई? बता दीजिए, ये फैक्टर क्या हो गया? बता दीजिए, टेल मी द फैक्टर हो गया। फैक्टराइजेशन क्या हो गया? थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इसको यहीं लिख लेता हूँ, क्योंकि x माइनस 3 और x माइनस 4 लिखेंगे बस, और कुछ नहीं। देयरफॉर सो क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस 3 एंड x माइनस 4। These are the factorization of it by the factor theorem. Very important question. Okay. Similarly, you can practice some more questions by using the factor theorem. आज मैंने फैक्टर थ्योरम भी डिस्कस की है, रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस की है। इन दोनों को अच्छी तरह से समझने के बाद आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। Now you can find out the solution of the questions from the NCERT book, which we will discuss in my next video.
देखिए वहां पर क्या है, वहां पे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन के टाइम पे। ओके, तो इसलिए इसको बार बार देखिए और उसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद ही आप क्वेश्चन निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए और निकालिए फैक्टर थ्योरम से और रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लीजिए, लेकिन जीरोज एंड रूट्स यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। जब तक जीरोज आपको पता नहीं है कैसे निकालेंगे, फैक्टर थ्योरम पता नहीं है उसमें क्या क्या कंडीशन है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत निकालिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, बट I request to all of you like my videos and share my videos and subscribe my channel and press the icon so that my each and every video will reach to you as early as possible and your other friends will be benefited. My objective that each and every child should be perfect in mathematics will be fulfilled. Okay, thank you to all of you.